ओके। हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सभी को क्लास 10th हाई स्कूल का मॉडल पेपर, गणित का मॉडल पेपर 822 HX पढ़ाऊंगा। अब देखिए 2024 का सेट है। इसका पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न। यदि 26 और 156 का लस यानी एलसीएम, अरे ये क्या हो गया, 26 और 156 का लस एलसीएम 156 तो मसप क्या होगा। तो आपको बताया गया है कि लसप गुणित मसप बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो देखो बेटा, इसका आप कल सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा। पहली संख्या क्या है 26 और दूसरी संख्या क्या है 156। 26 और 156 का लसप कितना है 156, तो मसप कितना होगा, तो 156 से 156 कैंसिल, तो h बराबर क्या हो गया 26। ठीक। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सहअभाज्य संख्याएं उन्हें कहते हैं जिनका एचसीएफ 1 हो। सहभाज्य संख्याएं उसे कहते हैं जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। तो देखो 14 और 35 सहभाज्य नहीं हो सकती क्योंकि दोनों 7 से कट जाएंगे। 31 और 93 भी नहीं हो सकती क्योंकि दोनों 31 से कट जाएंगे। जब अभाज्य सहभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, मतलब जो एक के अलावा किसी अन्य से न कटे दोनों के साथ। देखो ये 32 और 62 भी एक कट जाएंगे ना, 2 से कट जाएगा। लेकिन 18 और 25 दोनों एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं, ऐसी संख्या जिससे दोनों कट जाए। तो कोई ऐसी संख्या नहीं है, एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है। देखो इसका एचसीएफ 1 होगा, कहिए निकाल दूं 18 और 25। 18 में क्या होता है 2 3 6 त्रिक 18, और 25 में 5 गुणित 5, तो इनका एचसीएफ क्या मिलेगा, कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। तो यही क्या होगा, इस सहभाज्य संख्या हो गई। उसके बाद है वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। चौथी, बिंदुओं 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी क्या होगी। देखो 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बेटा होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो बिंदुओं 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी, तो इसमें से x1 - x2, 5 में से -12 घटाओगे तो क्या हो जाएगा +12 का स्क्वायर, और 0 में 0 घटाओगे 0, 12 5 क्या हो गया रूट में 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर मतलब ये 17, तो क्या हो गया इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। देखो इसको कैसे हल करना है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। प्रत्येक दशा में कितना शेष बचता है 7 शेष बचता है। तो इसका पहले एलसीएम निकाल लो और उसमें 7 जोड़ दो, बस। इसका तरीका होता है इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लो और उसमें क्या करो 7 जोड़ दो, क्योंकि 7 शेष की बात कर रहा है। तो इसका एलसीएम निकालोगे तो देखो 35 है, 56 है और 91 है, तो 5 सते 35 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 सते 56, ये हो जाएगा 7 गुणित 13,
अब एलसीएम फाइंड कर लो बेटा, एलसीएम। तो पहले कोई एक गुणनखंड ले लो, जो आपकी इच्छा हो वही ले सकते हो। जैसे देखो मैंने यही ले लिया 7 × 13। अब देखो इसमें क्या नहीं, इसमें 5 और 7 है, तो इसमें 7 तो है बट इसमें 5 नहीं, तो एक 5 भी लिख लो। ठीक। अब इसमें देखो 3 ठो 2 है, इसमें कोई 2 नहीं है, तो तीनों 2 भी उतार लो गुणा के रूप में। 7 है तो 7 नहीं उतरेगा। अब इसका गुणा कर लो। देखो गुणा करने पर कितना, 2 दूना 4 दूनी 8 पंजे 40। ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 40। ये हो गया 13 सते 91। ये जीरो लगाओगे, 4 एकन्नम 4, 4 नवाई 36, 360। अब चूंकि प्रत्येक दशा में 7 शेष है तो इसमें 7 भी जोड़ दो, तो देखो क्या हो गया आंसर 3647। ऑप्शन में देखो कोई है, ये निकालने का तरीका है। ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम आराम से उत्तर आता चला जाएगा। जैसे अगला सवाल है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। 8 के प्रथम 15 गुणज मतलब पहाड़ा, तो 8 का प्रथम 15 गुणज, तो पहला गुणज तो 8 ही होगा। दूसरा हो गया 8 दूना 16, तीसरा हो गया 8 त्रिक 24, तीसरा हो गया 8 त्रिक 24। ऐसे कहाँ तक बेटा 15 गुणज, तो 15 पदों तक। कितने पदों तक 15 पदों तक। ये बात समझ में आ कि नहीं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। तो अब देखो 8 का प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या होगा, तो प्रथम पद हमारा ए का मान क्या हो गया, प्रथम पद ए बराबर क्या हो गया 8 हो गया। प्रथम पद ए क्या हो गया 8 हो गया समांतर श्रेणी का। और डी सर्वांतर डी बराबर कितना होगा, दूसरे में से पहला पद घटा दे, ये भी 8 ही है। कितने पदों की बात कर रहा है, 15 पदों की बात कर रहा है। कितने पदों की बात कर, 15 पदों का। अब 15 पदों का योगफल कितना होगा, तो एस बराबर होता है फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से। तो सॉल्व करेंगे तो 15/2, यहाँ हो जाएगा 2, ए के स्थान पर 8 प्लस 15, n का मान 15 माइनस 1 और d का मान भी कितना है 8। अब हम इसमें कर क्या लें, देखो ये 15/2 है, इन दोनों में 8 कॉमन ले लें। 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ, 8 हम निकाल लेते हैं बाहर, तो यहाँ बचा केवल 2, और यहाँ 8 बाहर है, यहाँ से भी 8 बाहर है, तो यहाँ 2 बचा। 15 में से कहीं क्या बचा 14। ये 2 चौका 8 और 15 चौका हो जाएगा 60। ये 14 2 16 और 16 छक्का 96, ये जीरो लगा दे 960। आप देखिएगा कितना आसानी तरीके से उत्तर आ रहा है, एकदम आसान प्रश्न है सभी। अब इसके बाद हमारा है ये द्विघात समीकरण x² 2x - p = 0 का एक मूल -2 है, तो p का मान क्या होगा। एक मूल मतलब वैल्यू ऑफ x, जहाँ x है वहाँ -2 रख दो, -2 रख कर इसका मान 0 दिखा दो, खुद आ जाएगा p का मान। तो x के स्थान पर -2 रखना है, x के स्थान पर क्या रखना है, तो -2 का वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा। अरे भाई माइनस x के स्थान पे क्या रखोगे -2, अब -2 का वर्ग करोगे मिलेगा 4। और यहाँ देखो x के स्थान पे माइनस प्लस का गुणा होता है माइनस, ये माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा कि एक बार इसको रख कर ही दिखा देते हैं पूरा कायदे से, देखिएगा रख देते हैं। x बराबर क्या -2 का क्या करो वर्ग, यहाँ 2x के स्थान पे क्या -2 -p = 0। अब -2 का वर्ग क्या होगा, यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, -2 का वर्ग हो जाएगा 4, ये प्लस माइनस गुणा -4, ये -p बेटा उधर जाएगा +p, तो p बराबर मिल जाएगा 0। ऑप्शन ए सही है। उसके बाद है 7वां नंबर सवाल। 7वां है x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक। अब ये कह रहा है बिंदु कहाँ स्थित है, x अक्ष पर स्थित है, तो हम जानते हैं x अक्ष पर y का मान 0 होता है, x अक्ष पर हमेशा y का मान
जीरो होता है। देखो बिंदु कहाँ स्थित होना चाहिए, एक्स अक्ष पर, और एक्स अक्ष पर हमेशा वाई का मान जीरो होता है, तो ये दोनों आंसर तो कभी बन नहीं सकते। ऐसे ही दो आंसर कट गया, ये दोनों तो कभी नहीं हो सकते। अब या तो ए होगा या तो ए होगा। अब कह रहा है बिंदु -5, -2 और -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो इसको हम लोग हल कर देते हैं। देखो इसको हल करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक होता है a, 0, a, 0। अब यह जो बिंदु है इससे ये 5, -2 से और -3, 2 से बराबर दूरी पर है। इसकी दूरी इन दोनों बिंदुओं से क्या है, बराबर है। अब देखो कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 एवं -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक, तो इनके बीच की दूरी का सूत्र, अगर मैं इसको ए लिख दूं, इसको बी लिख दूं, इसको पी लिख दूं, तो हो गया ए पी बराबर या पी ए बराबर क्या हो गया, पी बी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें से ही इसको चाहे घटा दो, a में से 5 घटा दो, हो जाएगा a - 5 का स्क्वायर प्लस 0 में से -2 घटाओगे हो जाएगा +2 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ a में से -3 घटाओ a + 3 का स्क्वायर और 0 में से 2 घटाओगे बेटा हो जाएगा 0 - 2 का स्क्वायर। अब इसके बाद दोनों पक्षों को वर्ग कर दें, करनी हट जाएगी, वर्ग करने पर करनी हट जाएगी, तो ये हो जाएगा a - 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 इक्वल टू इधर हो जाएगा a + 3 का होल स्क्वायर। वर्ग करने पर करनी हट जाती है, मैंने लिख दिया है वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ये हो जाएगा प्लस -2 का वर्ग भी +4, तो ये 4 से 4 कैंसिल। दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लो, दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लो, तो ये हो जाएगा a - 5 इक्वल टू, अब ये प्लस माइनस दोनों चिन्ह आप लगा सकते हो, a + 3, a + 3। अब यहाँ पर एक बार प्लस चिन्ह लेकर, जब प्लस चिन्ह लोगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो a - 5 इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस a + 3। तो ए से ए कैंसिल, प्लस चिन्ह पे तो उत्तर आएगा नहीं, माइनस चिन्ह पे उत्तर ले लें, क्योंकि प्लस चिन्ह पे लेंगे तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस चिन्ह रहने दीजिए, इस पर माइनस चिन्ह ले लीजिए, माइनस चिन्ह पे सॉल्व करेंगे आंसर तुरंत आ जाएगा। देखो यहाँ क्या है a - 5 और यहाँ पर इक्वल टू ए प्लस चिन्ह को छोड़कर माइनस चिन्ह, क्योंकि प्लस चिन्ह पे दोनों ए समान हो जाएगा, वैल्यू कुछ नहीं देगा। a - 5 इक्वल टू ये हो जाएगा -a हो जाएगा -3, तो माइनस से इधर आएगा क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, तो a + a 2a, ए -5 उधर जाएगा +5 -3, तो ये हो जाएगा 2a बराबर, यहाँ हो गया 2, 5 में से 3 गई 2, तो a बराबर हो जाएगा 1। a का मान क्या हो गया 1। अब मैंने बिंदु क्या माना था a, 0, तो a के स्थान पे 1 रख दें तो 1, 0, तो हमारा बिंदु यही मिल गया 1, 0। तो ये बिंदु हो गया 1, 0। अगला सवाल है समीकरण 2x² - 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। अब इसका हम मूलों की प्रकृति हमेशा वियुक्तकर पर डिपेंड करते हैं। वियुक्तकर d बराबर होता है b² - 4ac, वियुक्तकर d बराबर होता है b² - 4ac। तो बेटा b का वर्ग, तो देखो a हमारा जो x² का गुणांक है यही a का मान है, a जो है -5x का गुणांक है, b का मान है, ये a है, ये b है और ये क्या है, c है। पहले समझ लीजिए a b c हैं क्या, x² का गुणांक ही a है, x का गुणांक चिन्ह सहित b का मान है, अचर पद c है। तो अगर वियुक्तकर d का मान निकालते हैं, यदि वियुक्तकर d का मान 0 से बड़ा या 0 आए, 0 से बड़ा आए तो मूल वास्तविक और असमान हो जाएंगे, अगर 0 आए तो वास्तविक और समान होंगे, 0 से छोटा आए तो काल्पनिक होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या आता है, तो d बराबर मैं सॉल्व करता हूँ b का वर्ग, b क्या है -5 का वर्ग, -5 का वर्ग -4, a का मान है 2 और c का मान भी है 4,
तो -5 का वर्ग होता है 25, -4 × 16, 16 दूना 32, 25 में 32 घटाए -7 जो कि 0 से क्या होता है छोटा। ऋणात्मक संख्या सदैव 0 से छोटी होती है और जब व्युत्कर d का मान 0 से छोटा है तो मूल क्या होते हैं, काल्पनिक अर्थात वास्तविक नहीं। काल्पनिक अर्थात क्या होता है, वास्तविक नहीं। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। अब दो त्रिभुज एक दूसरे के कब समरूप होते हैं, यदि इनके संगत कोण बराबर हों। एकदम सही है, ये भी सही है, समझिएगा। यदि इनकी संगत भुजाएं बराबर समानुपाती हों, ये भी सही है। तब ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन सी में बोला है ए और बी दोनों, तो यही हो गया इसका आंसर। तब हम इसका जवाब यहाँ पर ए और बी नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, हम इसका जवाब तुरंत लगाएंगे सी पर। उस दौरान इसका जवाब हमको क्या लगाना होगा, सी लगाना होगा बेटा, क्योंकि सी में बोला है ए और बी दोनों सही। तो दोनों होते हैं। दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब संगत कोण बराबर हों, संगत भुजाएं समानुपाती। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चित्र में त्रिभुज ओडीसी समरूप है। देखो त्रिभुज ओडीसी, ए त्रिभुज ओडीसी समरूप है ओबीए के। ओबीए ए वाला त्रिभुज समझिएगा, ओडीसी समरूप है किसके, ओबीए के। अगर इसके समरूप है तो स्वाभाविक सी बात है संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर समरूप है, समरूप का मतलब हो गया संगत कोण बराबर, तो ए वाला कोण और ए वाला कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये कोण जो है इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर, शीर्ष अभिमुख कोण। तो अब आगे देखते हैं, यदि कोण बीओसी, क्या बोला है, यदि कोण बीओसी बराबर 125 अंश हो गया, तो कोण सीडीओ, कोण सीडीओ कितना है, सीडीओ 70 अंश। तो कोण ओ ए बी का मान, ओ ए बी, इस कोण का मान पूछा है। ये वाला कोण कितना होगा, कोण ओ ए बी बराबर, देखिए बेटा बहुत ही आसान सवाल है, बता रहा हूं, परेशान न होइए, बता रहा हूं, देखिएगा। अब देखिए हमको चाहिएगा ये वाला कोण, तो ये कोण हम कब निकाल पाएंगे, हम जानते हैं यह कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। यह वाला जो कोण है इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। और यह वाला जो ये कोण है, ये कोण इन दोनों का क्या है, बहिष्कोण है। इन दोनों कोणों का क्या है, बहिष्कोण है। इन दोनों कोणों का बहिष्कोण। अब मैंने बेटा बताया था, क्या बताया था, सुनिएगा थोड़ा। जब किसी त्रिभुज की भुजा को आगे बढ़ाते हैं, जो कोण बनता है उसे बहिष्कोण कहते हैं। इसके मान के लिए पड़ोसी छोड़ देते हैं, जो दूर होते हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं। तो ये मैंने बताया था। तो यहाँ भी देखो वही है कि ये देखो ये भुजा को आगे बढ़ाने पर ये वाला कोण मिल रहा है। अब इसके मान के लिए इसके पड़ोसी को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, जो दूर हैं दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ 125 बराबर होगा 70 + x। तो 125 में बेटा हम 70 घटा दें तो क्या बचा, x। तो 125 में 70 घटाओ, 5 में से 0 गई 5, अब 12 में 7 गई 5, 55 अंश। तो x बराबर क्या हो गया, 55। तो ये भी कितना होगा, 55। बस बहिष्कोण पर मैं थोड़ा सा याद कर लो तो बहुत आसान होगा। चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ। जब किसी त्रिभुज की भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं, जब किसी त्रिभुज की भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं, जो कोण बनता है उसे बहिष्कोण कहते हैं। इसके मान के लिए पड़ोसी छोड़ देते हैं, जो दूर होते हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं। तो ऐसे आप लोग गीत के माध्यम से इसको रट लीजिएगा तो अच्छे ढंग से याद हो जाएगा।
तो इसका बेटा आंसर क्या हो गया 55 अंश। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा, तो बताइए साइन और कास का मान कितने डिग्री बराबर होता है? तो बहुत आसान है 45 अंश, क्योंकि साइन 45 का मान भी 1/√2, कास 45 का भी मान क्या होता है 1/√2। तो ये कह रहा है साइन थीटा बराबर कास थीटा, जब थीटा क्या हो 0 और 90 के बीच हो तो थीटा का मान क्या होगा भैया? साइन 45 का मान भी क्या होता है 1/√2 और कास 45 का भी मान क्या होता है 1/√2। तो 45 डिग्री पर दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ज़्यादा चेक करना हो तो ऐसे चेक कर सकते हो, साइन थीटा बराबर क्या है कास थीटा, तो कास को नीचे लाओ, ये हो जाएगा साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा कास थीटा, यहाँ क्या बचेगा 1, और साइन बटे कास क्या होता है टेन थीटा। टेन कितने अंश का मान 1 होता है? तो आपको पता होगा टेन 45 का मान क्या होता है 1, तो टेन टेन छोड़ दो, अनुपात छोड़ दो, बचेगा कोण बराबर 45 अंश। ये भी सॉल्व हो गया। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। साइन 15 का अभी अभी कल के सवाल में मैंने बताया था, कल यही क्वेश्चन मिला था, मैंने ट्रिक बता दिया था। यदि बेटा ऊपर और नीचे के कोणों का योगफल 90 आ जाए तो उत्तर सदैव एक ही रहेगा। अगर कल के हमारा वीडियो आप लोग देखे होंगे, इसीलिए मैं कहता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सर्वेश बेटा समझ रहे हो ना? आप लोग सभी लोग जितने यहाँ बच्चे बैठे हैं सब लोग अपने मित्रों से एक बार ज़रूर बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़रूर देखें, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। हमारे यहाँ क्लास हाई स्कूल 10th और 12th सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। आप लोग बराबर वीडियो मिलते रहेंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मैंने बताया कि अगर ऊपर और नीचे के कोणों का योगफल 90 बन रहा है, ऊपर और नीचे के कोणों का योगफल 90 बन रहा है, तो बेटा आंसर कहाँ जाएगा? एक के पास। तो ये किसका हो गया? अगर आप चाहते हो कि बता दिया जाए तो एक बार लो फिर से बता देते हैं बेटा कैसे होगा। ये साइन 15 अंश को लिख सकते हो साइन 90 माइनस 75, 90 में 75 घटा दे क्या बचेगा 15, ये क्या है कास 75। अब ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो कास 75, ये क्या है बेटा कास 75 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। जब अंश और हर की वैल्यू समान हो तो रिजल्ट क्या होता है 1 होता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, ये साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0, तो साइन के पावर 4 थीटा कास के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा? देखो बहुत ही आसान सवाल है, इसमें ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, ये एकदम आसान सवाल है। इसका बस अगर आप बेसिक से निकालो, नहीं परेशान हो जाओगे तो ऐसे सॉल्व करोगे। फार्मूला अगर सोचोगे मैं अलजेब्रा का फार्मूला सॉल्व करूंगा तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो मैं इसके बताता हूँ, यहाँ से आप कोण पता कर लो। ये क्या लिखा है बेटा साइन थीटा, अब माइनस कास थीटा बराबर 0, तो ए उधर जाए तो क्या हो जाएगा प्लस का कास थीटा। अभी मैंने बताया जस्ट इसके पीछे क्वेश्चन था दो कि साइन थीटा और कास थीटा कितने कोण पर, थीटा के किस मान पर दोनों बराबर होते हैं? 45 डिग्री पर, 45 अंश पर। भाई साइन थीटा और कास थीटा दोनों बराबर हैं, तो थीटा के किस मान पर साइन और कास का मान बराबर होता है? तो आप लोगों का जवाब आया 45 अंश। कितने बेटा? अब हम इसमें वही 45 अंश रख दें, इसमें जहां जहां थीटा हम 45 अंश रख दें तो इसको पढ़ेंगे साइन के पावर 4 45 अंश, अब प्लस कास के पावर 4 45 अंश। अब साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, लेकिन इसकी कितनी घात है 4 घात है। यहाँ भी कास 45 का मान भी होता है 1/√2, इसकी कितनी घात है 4 घात है। तो 1/√2 का बेटा अगर 4 बार लगातार तुम गुणा करोगे तो यहाँ देख लो 1/√2 गुणते 1/√2 गुणते 1/√2, 4 घात का मतलब 4 बार गुणा, तो ये दोनों मिलकर 2 बने, ये भी दोनों मिलकर क्या बनेंगे 2, तो रिजल्ट कितना आएगा ऊपर एक ही रहेगा 2 दूना 4, 1/4। मतलब इसको हल करने पर इसका मान कितना आया 1/4 आया, और इसका भी मान कितना आया 1/4। दोनों हम जोड़ दें तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2/4, और इसको काट दें तो क्या बचेगा 1/2। तो इसका आंसर यही वाला हो गया ऑप्शन बी 1/2। तो ऐसे आराम से निकाल लेना है, ठीक है ना। अब अगला सवाल है सेक a + tan a 1 - sin a का मान होगा। आइए इसको भी देखते हैं।
सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा? तो सेक को लिख सकते हो 1 बटा कास ए, सेक को लिखा जा सकता है 1 बटा कास ए। टेन ए को बेटा लिखा जाएगा साइन ए बटा कास ए, एक कोष्टक में, दूसरे में है 1 माइनस साइन ए। अब देखो दोनों का हर क्या है? कास ए है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ऊपर 1 प्लस साइन ए। देखो ऊपर क्या है? 1 प्लस साइन ए, यहां दूसरे कोष्टक में क्या है? 1 माइनस साइन ए। अब बेटा नीचे क्या है? दोनों में कास ए है, तो हर इसका सेम ही रहेगा यहाँ पर कास ए। अब एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और नीचे क्या है? कास ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कास स्क्वायर ए। अब नीचे क्या है? कास ए। कास ए से इसकी घात कट गई तो ऊपर क्या बचा? केवल कास ए बचा। क्या बचा? कास ए। तो देखो कास ए ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, चित्र में बिंदु ओ का बिंदुओं ए, चित्र में बिंदु ओ का बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर, ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण 45 अंश और 60 अवनमन कोणों की माप, ये दिया है 45 अंश और यहाँ से क्या दिया है? ये चित्र ऐसे बनाया है, तो कह रहा है इसके अवनमन कोण, चित्र ओ बिंदुओं ए तथा पी से देखने अवनमन कोणों की माप। अवनमन कोणों की माप क्या है बेटा? ये 45 अंश यहाँ दिया है, यहाँ क्या दिया है? 30 अंश होगा अवनमन कोण, ठीक है ना? देखो ये कितना है? अवनमन कोण बेटा जब भी बनता है ऊपर से नीचे देखने बनता है। अवनमन कोण कैसे बनता है? पहले बिंदु ए बोला है, बाद में पी बोला है, ध्यान पूर्वक समझिए। चित्र में बिंदु ओ का बिंदुओं, बिंदु ओ को देखा जा रहा है। कहाँ से देखा जा रहा है? पहले बिंदु ए से देखता है, बाद में कहाँ से देखता है? बिंदु पी से देखता है। जब बिंदु ए से ओ को देख रहा है तो देखो ऊपर की दिशा से कितना डिग्री कोण बना रहा है? ये 45 अंश। ये कितना है? 45 अंश। और यहाँ बेटा पी से जब देख रहा है किसको? बिंदु ओ को, तो ऊपर की दिशा से कितना कोण बनाएगा? ये 60 है तो कितना कोण होगा? 30 अंश। अगर ये कोण 60 है तो कितना होगा? 30। तो उत्तर होगा 45 अंश कामा 30 अंश। ऑप्शन देखो कोई जरूर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अवनमन कोण हमेशा ऊपर से नीचे देखने बनता है, उन्नयन कोण नीचे से। अवनमन कोण की परिभाषा, जब दर्शक ऊपर और वस्तु नीचे होती है तब अवनमन कोण बनता है। उन्नयन कोण कब बनता है? जब वस्तु ऊपर हो और दर्शक नीचे हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें, सवाल नंबर 16। किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 अंश, tan ए बराबर 1/√3, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी का मान क्या होगा? बहुत आसान सवाल है बेटा। देखो किसी त्रिभुज ए, मान लो ए है, ए सी है, ए बी है, बहुत कायदे से समझिएगा। ए सी बी में कोण सी जो है 90 डिग्री है। कोण सी कितना है? 90 डिग्री। अब दिया है tan ए का मान 1/√3, तो tan ए, तो ए कोण ए है ना, तो tan ए बराबर दे दिया बेटा 1/√3, 1/√3। तो हमसे पूछा क्या है? अब हम थोड़ा सा पता कर ले, बस कोण पता कर ले, हो गया। तो tan कितने का मान 1/√3 होता है? tan कितने अंश का मान 1/√3 होता है? तो आप लोगों बेटा पता होना चाहिए, tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। कितने का मान होता है? 30 अंश का मान। कायदे सीख लीजिएगा, कितने अंश का मान? tan 30 अंश का मान। तो ये बेटा यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/√3 को लिख सकते हैं tan 30 अंश। तो a बराबर क्या हो गया? 30 अंश।
जब ए कोण 30 है, ए कोण 90 है, तो ए कोण कितना होगा? 60 होगा। भाई ये कोण 30 है, 90, तो ये कोण कितना बचा? 60। अब इसमें वैल्यू रख दो। साइन ए बोले तो कितना अंश? 30 अंश। कास बी का मान कितना है? 60 अंश। फिर कास ए का मान कितना है? 30 अंश। साइन बी का मान कितना है? 60 अंश। अब देखो बेटा, साइन 30 का अंश का मान होता है 1/2। कास 60 अंश का मान कितना होता है? कास 60 का मान साइन 30 के बराबर होता है। कास 60 कितना होता है? साइन 30 के बराबर। साइन 30 का मान कितना है? 1/2, तो इसका मान भी क्या होगा? 1/2। अब प्लस कास 30 और साइन 60 दोनों का मान क्या होता है? बराबर। ए होगा √3/2 और इसका भी मान होगा √3/2। अब दोनों हल करो तो 1/2 दूना 4, √3 में √3 गुणा 3 और 2 दूना 4। अंश जोड़ दो, 3 1 4/4 कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका आंसर हो गया सी। आंसर क्या हो गया? सी। अब एक घड़ी, बस 3 क्वेश्चन और बचे हैं जिससे ऑब्जेक्टिव हो जाए। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई कितना लंबी है? 8 सेंटीमीटर। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो थोड़ा समझिएगा। देखो, मिनट की जो सुई होती है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई त्रिज्या r है। एक मिनट में मिनट की सुई आपको पता होगा, मिनट वाली सुई पूरे घड़ी के डायल का एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेती है? तो आपको पता है मिनट वाली सुई एक राउंड पूरा करने में 60 मिनट लेती है। एक राउंड पूरा करने में कितना टाइम लेती है? 60 मिनट। और 60 मिनट में बनता है कोण 360 अंश का। 60 मिनट में कितना कोण बनता है? हमको चाहिए कि एक मिनट में कितना कोण बनेगा। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा। तो जब 60 मिनट में 360, तो एक मिनट में कितना कोण बनेगा बेटा? इसमें हम 60 से भाग देंगे। 360/60 तो क्या हो जाएगा? 6 अंश का कोण बनेगा। बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला होता है θ/360 πr²। अब थीटा के स्थान पे होगा 6, नीचे होगा 360, यहाँ होगा πr²। 6 से काट दोगे, 6 का नम 6, 6 छंग 36, तो होगा πr²/60। πr²/60 ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। उसके बाद बस 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 1/2 सेंटीमीटर व्यास है तो इसकी त्रिज्या होगी 1/4। व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 3πr²। 3π और r का वर्ग करोगे बेटा, 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16 हो गया, 3π/16। 3π/16। किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्यक क्रमशः ए है माध्य, ये क्या है? माध्य है, ये क्या है? माध्यक है। इतना है। बंटन के लिए बहुलक क्या होगा? तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक। 3 माध्यक का 3 गुना, मतलब 25.8 - 2 गुणित माध्य कितना है? 26.1। अब इसका गुणा कर दो, 3 8 24, कहीं 4 हासिल लगा 2, 3 5 15, 2 17 के साथ हासिल लगा 1, 3 दूना 6 1 7, -2 1 9 2, 2 6 12, 2 दूना 4 1 5। घटा दो बेटा, 4 में से 2 गई 2 हो गया, 7 में से 2 गई 5 हो गया, 7 में से 5 गई 2 हो गया, 25.2। इसमें देखो आया होगा उत्तर। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापें होती हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक। क्या होता है? माध्य, माध्यिका, बहुलक। बारंबारता केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है, तो ये माध्य भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है और माध्यक भी है, तो ऑप्शन बनेगा बी और सी। बी भी है और सी, तो ए वाला ऑप्शन क्या बन गया? डी इसका उत्तर बनेगा, बी और सी दोनों।
तो आज के लिए बेटा क्लास यहीं पर एंड करते हैं।